हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करने वाले हैं, जिसको हम लोग श्वसन तंत्र या इंग्लिश में इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन सारे फैक्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ, इसमें कह रहा है भोज्य पदार्थों की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो ये प्रक्रिया होती है, इसी को श्वसन कहा जाता है। अब ये श्वसन शरीर में कैसे होता है, इसको भी जान लीजिए। तो देखिए, जो शरीर होता है उसमें बहुत सारी ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती रहती हैं। तो इन ऑक्सीकरण की प्रक्रियाओं से क्या होता है, जो जटिल भोज्य पदार्थ रहते हैं उनका विभिन्न एंजाइमों की सहायता से उनका अपघटन होता है। जब इनका अपघटन होता है तो शरीर में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ एनर्जी होती है, जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, उसका भी निर्माण होता है। जब ये ऊर्जा जो बनती है उसका विमुक्त होता है, मतलब जो ऊर्जा होती है वो विमुक्त होती है। तो ऊर्जा के विमुक्त होने का प्रोसेस जो कहलाता है, उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो ये फुफ्फुस, जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं, इसके द्वारा संपन्न होती है। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है फुफ्फुस से संबंधित मुख्य तथ्य दिए हुए, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ, इसमें कह रहा है मनुष्य का जो वक्ष गुहा होता है उसमें दो फेफड़े पाए जाते हैं। तो पहला होता है दायां और दूसरा होता है बायां। तो ये दो फेफड़े पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है, ध्यान दीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा होता है, परंतु अगर उसकी लंबाई देखी जाए तो ये लंबाई में कुछ छोटा होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी में। तो देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है जो फेफड़े होते हैं इनमें बहुत सारी रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। इन्हीं के जाल जो फैले रहते हैं, ये जो जाल इन्हीं में से होकर जो रुधिर होता है, जिसको ब्लड कहते हैं, वो इसमें से फ्लो होता रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है जो फेफड़े होते हैं, प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है वायु कोष्ठक में श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय भी होता रहता है। तो ये जितने पॉइंट ये होते हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है श्वसन कैसी क्रिया है। तो देखिए, जो श्वसन है वो एक जैविक क्रिया है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो इसमें देखिए अंतःश्वसन तथा निःश्वसन क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित जो प्रमुख गैसें होती हैं उनमें ये प्रयुक्त होती हैं। अगला देखते हैं, अगले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल में किस गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो ये है नाइट्रोजन गैस। अगला है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए, ये है फुफ्फुस पहला, फिर रक्त है, फिर ऊतक है। तो ये इनका ये 3 सीक्वेंस है। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने प्रकार से संपन्न होती है। तो ये 3 प्रकार से संपन्न होती है। पहला होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है गैसों का परिवहन, और तीसरा होता है आंतरिक श्वसन। तो ये 3 चरणों में ये संपन्न होती है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है बाह्य श्वसन की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपन्न होती है। तो ये फुफ्फुस, जिसको हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा ये संपन्न होती है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्तनधारियों में बाह्य श्वसन कितने पदों में होता है। तो ये 2 पदों में होता है। पहला पद है श्वसन, जिसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, और दूसरा है गैसों का विनिमय, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये 2 पदों में होता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंतःश्वसन, जिसको हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए, इससे ये तात्पर्य होता है कि जब हम लोग वायुमंडल से, जो वायुमंडल में गैसें होती हैं, उनका हम लोग शरीर के जो भीतर हमारे अंग पाए जाते हैं, उनके द्वारा जब हम इन गैसों का अवशोषण करते हैं, तब इसी प्रोसेस को अंतःश्वसन कहा जाता है। मतलब जो हमारे अंग हैं, हम अपने अंगों द्वारा जो वायुमंडल में गैसें मौजूद हैं उनका जो हम अवशोषण करते हैं, तो इसी को इंस्पायरेशन या अंतःश्वसन कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंतःश्वसन के समय पसलियों की गति कैसे होती है। मतलब जो पसली होती हैं, ये इनकी गति ऊपर की ओर होती है, जबकि जब निःश्वसन होता है तो उस दौरान जो पसलियाँ होती हैं उनकी गति नीचे की ओर होती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है निःश्वसन, जिसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए, इससे तात्पर्य होता है कि जब अंतःश्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग निकालते हैं, तो जो हम अंगों से इन गैसों को निकालते हैं, तो इसी को निःश्वसन या एक्सपायरेशन कहा जाता है। मतलब हम लोगों ने जब गैसों को लिया हुआ था, तो इसको हम लोगों ने अभी ऊपर देखा हुआ था, इसको हम लोग अंतःश्वसन कहते हैं। जब हम लोग गैसों को जो हमारे अंदर मौजूद हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको हम लोग बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो इसी को निःश्वसन या एक्सपायरेशन कहा जा रहा है। अब अगला देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनियमन किस कारण होता है। तो ये होता है दाब के अंतर के कारण। जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जो विंड्स होती हैं वो फ्लो क्यों होती हैं, क्योंकि जब प्रेशर में डिफरेंस होता है तभी जो हवाएं होती हैं वो प्रवाहित होती हैं। तो इसका कारण यहाँ भी ये भी बताया जा रहा है, मतलब जो फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं वो दाब के अंतर के कारण ही विनियमित होती हैं। अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है फेफड़ों में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस में होता है। तो ये होता है कोशिकाओं में। अगला देखिए अगले में कह रहा है हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो लगभग 30 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फेफड़ों के आयतन से क्या तात्पर्य, मतलब जो फेफड़े का आयतन होता है वो क्या होता है। देखिए इसमें बताया गया है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है, तो उसी को फेफड़े का आयतन कहते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है श्वसन गैसों का परिवहन किस तंत्र की सहायता से होता है। तो ये होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है रुधिर परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, वो कैसे होता है इसको भी जान लीजिए। तो देखिए जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो कैसे होता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन में रुधिर में पाए जाने वाले जो लाल वर्णक होते हैं जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसके द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त इसी में अगला पॉइंट कह रहा है जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक जिसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं ये बनाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका परिवहन कैसे होता है। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कह रहा है हीमोग्लोबिन के द्वारा जो प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट्स के रूप में वह कार्बोमिनो यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन वर्णक जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं किसे कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन को ये कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है मनुष्यों में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो इसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है हीमोग्लोबिन किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये बना है हीमेटिन, या इसको कह सकते हैं हिम प्लस ग्लोबिन से ये मिलकर बना हुआ है। अगला देखिए अगले में कह रहा है हीमेटिन या हिम के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है लौह तत्व। अगला देखिए अगला क्या है, अगले में कह रहा है ग्लोबिन क्या होता है। तो ये एक रंगहीन प्रोटीन होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्लोबिन क्या है, तो ये एक रंगहीन प्रोटीन है। अगला देखिए अगले में कह रहा है ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट होता है। तो ये होता है 95%। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए अगले में कह रहा है ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होता है और ये किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है ऑक्सीजन के आंशिक दबाव और रक्त के पीएच मान पर। तो ये दो चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। अब अगला देखिए अगला है अंतःश्वसन जिसको इंस्पायरेशन और निःश्वसन जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं, इसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए जो अंतःश्वसन है ये होता है वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया, इसको हम लोग अंतःश्वसन कहते हैं। जबकि निःश्वसन हम लोगों ने देखा था फेफड़े में जो भरी हुई वायु है उसका फेफड़ों से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को निःश्वसन कहा जाता है। अब देखिए जो अंतःश्वसन है उसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है फेफड़ों में वायुदाब कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें दिया हुआ अंतःश्वसन में फेफड़ों में वायुदाब कम होता है, जबकि निःश्वसन में बता रहा है फेफड़ों में वायुदाब अधिक होता है इसके प्रक्रिया के दौरान। अगला देखिए अगले पॉइंट इसमें कह रहा है डायाफ्राम की आर्य पेशिकाएँ इसमें सिकुड़ती हैं। इसमें कह रहा है डायाफ्राम की जो आर्य पेशियाँ होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। अगला देखिए अगला पॉइंट इसमें कह रहा है बाह्य अंतरापार्श्विक जो पेशियाँ होती हैं इनका संकुचन पसलियों और उरोस्थिक को ऊपर उठा देता है। इसमें दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में कह रहा है डायाफ्राम और अंतरा जो पार्श्विक पेशियाँ होती हैं इनका शिथिलन डायाफ्राम और उरोस्थिक को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। तो ये दोनों में इतना अंतर है। अब अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ। तो देखिए अगले में बता रहा है श्वसन में वायु का संगठन कैसे कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब श्वसन होता है उस दौरान अंतःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु, इसमें क्या होता है जो हम लोग अंतःश्वसन करते हैं उस दौरान जब हम वायु लेते हैं तो उनमें कौन सी गैसें कितनी परसेंट होती हैं ये कहने का मतलब है। तो देखिए उस दौरान जो नाइट्रोजन होता है वो 79% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। अब जो निःश्वसन होता है उसके दौरान देख लीजिए वायु क्या होती है। तो उस दौरान देखिए 79% क्या होती है, ये होता है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 17% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 4%। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं। जब देखिए इसमें बताया जा रहा है जब रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच होने वाली गैसियों का विनिमय होता है तो उसी को हम लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है
श्वसन की किस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं? तो देखिए जो आंतरिक श्वसन होता है उसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है कोशिकीय श्वसन में कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो इसमें देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है उसका विघटन एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जब होता है तो इसी को हम लोग जो कोशिकीय श्वसन होता है ये हम लोग कहते हैं। मतलब ऑक्सी से पूछा जा रहा था कि जो कोशिकीय श्वसन होता है वो कौन सी प्रक्रियाएं उसमें शामिल होती हैं, तो इनमें यही दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है आंतरिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनॉक्सी श्वसन और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। अब अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है इसको भी जान लीजिए। तो देखिए पहले वाले में लिखा हुआ इस साइड में अनॉक्सी श्वसन के बारे में और दूसरा ये है ऑक्सी श्वसन के बारे में। तो देखिए अनॉक्सी श्वसन में कह रहा है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। जबकि दूसरा जो है ऑक्सी श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरा इसी में पॉइंट दिया हुआ इसमें कह रहा है इस श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो अनाक्षी श्वसन होता है उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन की बात जब चल रही है तो उनका जो प्रथम चरण होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि जो इसका दूसरा चरण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है अनाक्षी श्वसन में दूसरा पॉइंट, अनाक्षी श्वसन में कह रहा है ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा पाइरूवेट एथेनॉल जो होता है या लैक्टिक अम्ल इसका भी निर्माण होता है। ठीक है था अनाक्षी श्वसन के बारे में। अब ऑक्सी श्वसन में देख लेते हैं क्या होता है। तो इस दौरान देखिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ये हो गया ऑक्सीकरण के बारे में, ऑक्सी श्वसन के बारे में। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं अनाक्षी श्वसन के बारे में। तो इसमें कह रहा है ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के 2 अणु बनते हैं इसमें। और दूसरे में कह रहा है जो ऑक्सी श्वसन है इसमें कह रहा है ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के 38 अणु इसमें बनते हैं। अब अगला देख लेते हैं अगला क्या है अनाक्षी में। तो देखिए अनाक्षी में अगला कह रहा है एक ग्लूकोज अणु से केवल 54 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में कह रहा है एक ग्लूकोज अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है अनाक्षी श्वसन में इसमें कह रहा है यह अवायवीय जीवाणु ईस्ट तथा आंतरीय परजीवियों में होता है। इसमें कह रहा है ऑक्सी श्वसन में यह अधिकांशतः जंतुओं एवं पेड़ पौधे में होता है। तो ये दोनों में अंतर था। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें कह रहा है अनाक्षी श्वसन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शर्करा किण्वन। ध्यान दीजिएगा जो अनाक्षी श्वसन होता है इसको शर्करा किण्वन कहा जाता है। अगला है अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंकुरित होते बीजों में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो इसमें होता है अनाक्षी श्वसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है श्वसन की क्रियाविधि जो कितने पदों में होती है ये पूछा जा रहा है। तो ये 2 पदों में होती है। पहला पद है इसमें ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है क्रेब्स चक्र। तो इन 2 चक्रों में ये जो प्रक्रिया होती है ये श्वसन की ये संपन्न होती है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किस में होती है। तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। यह जो प्रक्रिया होती है अनाक्षी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक जैसी ही होती है, तो मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो ये की थी एम्बर्डेन, मेयरहॉफ एवं पार्सन ने। इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ईएमपी जो पाथवे है वो क्या है, तो वो है ग्लाइकोलिसिस। अगला देखिए अगले में कह रहा है क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी। तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम था हैंस क्रेब्स, इन्होंने 1937 में इसकी खोज की हुई थी। अगला देखिए अगले में कह रहा है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है, कैसे संपन्न होती है इसको जान लीजिए। तो देखिए जो क्रेब्स चक्र होता है ये यूकैरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका कला में ये संपन्न होती है। अगला है श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है। तो ये एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये कहता है एटीपी से जब एडीपी में परिवर्तन होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। तो ये होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। अगला है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला कह रहा है शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है फेफड़ा। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मीसोस्टोम। अगला देखते हैं अगले में कह रहा है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। क्या जाता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो ये श्लेष्मा जो झिल्ली होती है उसमें जब सूजन आ जाती है तो इसी को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला है
जीवन प्रक्रिया जिसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं, श्वसन में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये उष्ण ऊर्जा जिसको हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं, इसमें ये परिवर्तित होती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये 3 कार्बन अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन से किसका जुड़ाव होता है, तो ये होता है ग्लूकोज का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य परास क्या होती है, तो ये होती है 12 से 16। अगला है व्यायाम के दौरान वयस्क जो व्यक्ति होता है उसकी श्वसन दर प्रति मिनट कितनी हो सकती है, तो ये होती है लगभग 25। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पेशियाँ किसकी कमी से थकान महसूस करती हैं, मतलब जब एटीपी की उसमें कमी हो जाती है पेशियों में, तो पेशियाँ थकान महसूस करती हैं। अगला है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो श्वसन की गति होती है उस समय बढ़ जाती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पहाड़ों पर चढ़ते समय हमारी सांसें क्यों फूलती हैं, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की कमी, या इसी को हम लोग हाइपोक्सिया भी कहते हैं, मतलब जो पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं व्यक्ति तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। इसी के कारण जो हमारी सांसें होती हैं वो फूलने लगती हैं। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से रक्त परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए इसमें ये प्रभाव पड़ता है कि रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है, मतलब जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होने लगता है, जिससे दम घुटने लगता है। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें एक अलग पॉइंट बताया गया, इसको भी देख लेते हैं। तो बताया गया इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त का हीमोग्लोबिन होता है इससे जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो कि अवरोध का कार्य करती है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है श्वसन भागफल जिसको रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट कहते हैं, आरक्यू कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, तो देखिए इससे तात्पर्य होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान उपयोग में लाई गई जो संपूर्ण ऑक्सीजन एवं इस दौरान उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके गैसीय विनिमय अनुपात को श्वसन भागफल कहते हैं। मतलब जो हम लोगों ने संपूर्ण जब प्रक्रिया होती है तो उस दौरान हम लोगों ने जो ऑक्सीजन लिया हुआ था और इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने विनिमय किया हुआ है, तो इन्हीं दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, श्वसन भागफल कहलाता है। मतलब देखिए आरक्यू कैसे निकाला जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्पादन अपॉन में हो जाएगा O2 का कुल उपयोग, तो इसका हम लोग अगर अपॉन कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आरक्यू इससे निकल आता है। अगला देखिए, अगले में बताया जा रहा है, अगला क्वेश्चन है विभिन्न भोज्य पदार्थों के लिए श्वसन भागफल का क्या मान होता है, तो ये विभिन्न पदार्थ जो होते हैं उनके लिए ये भिन्न भिन्न होता है। अगला देखिए, अगले में बताया जा रहा है प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं उनके श्वसन भागफल का मान यहाँ पे बताया गया है, ये देख लेते हैं। तो देखिए पहला खाद्य पदार्थ है ये है कार्बोहाइड्रेट, इसका श्वसन भागफल होता है 1.0। दूसरा है वसा, इसका होता है 0.7 मतलब 1 से कम होता है। अगला है कार्बनिक अम्ल, इसका 4.0 होता है, 1 से अधिक होता है। और तीसरा है प्रोटीन जो होता है 0.8 मतलब 1 से भी ये कम होता है। तो ये था श्वसन भागफल। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक दिया हुआ है पाचन तंत्र, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसी प्रकार इस बुक में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारी बुक को हम जो बुक के टॉपिक दिए हुए हैं सारी बुक के टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।